कभी अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा है? जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो मेज रखी है, अरे हाथ में जो फोन है वो भी। ये सब चीजें अलग अलग एलिमेंट्स यानी तत्वों से बनी हैं। कुछ चमकदार और सख्त हैं तो कुछ बिल्कुल फीके और नाजुक। पर वो क्या चीज है जो इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है? तो चलिए आज एलिमेंट्स की दुनिया में उतरते हैं और मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु के बीच के असली फर्क को समझते हैं। शुरुआत एक बड़े ही आसान सवाल से करते हैं। खाना पकाने वाला पैन मेटल का क्यों होता है और पेंसिल की नोक कार्बन की क्यों? दोनों ही चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इनके गुण जमीन आसमान जितने अलग हैं। एक चीज गर्मी को फैलाती है तो दूसरी कागज पर लिखने के काम आती है। इस पूरी चर्चा के अंत तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, धातुओं को पहचानना। मतलब हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। जरा एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में सोचिए, जिसमें हम खाना पैक करते हैं। ये मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसका सीधा सा मतलब है कि धातुओं को पीट पीट कर बिना तोड़े बहुत पतली चादरों में बदला जा सकता है। और इस मामले में सोना और चांदी तो समझ लीजिए चैंपियन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। धातुएं तन्य भी होती हैं, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। और ये बात तो हैरानी कर देती है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी गुण की वजह से हम बिजली के लिए कॉपर यानी तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, धातुओं की और भी पहचान है। उनमें एक खास चमक होती है जिसे लस्टर कहते हैं। वो गर्मी और बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर यानी सुचालक होते हैं। तभी तो खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं। और हाँ, मंदिर की घंटी की आवाज याद है? वो जो टन की गूंज होती है, वो इसलिए क्योंकि धातुओं में सोनोरिटी का गुण होता है, यानी वो टकराने पर आवाज पैदा करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। साइंस में हमेशा कुछ रूल ब्रेकर्स होते हैं। जैसे मर्क्यूरी यानी पारा एक मेटल है, पर कमरे के तापमान पर वो लिक्विड होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर उसमें धातुओं जैसी चमक होती है। और ग्राफाइट, जिसे पेंसिल की नोक बनती है, वो बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। तो इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर हम पूरी कहानी नहीं जान सकते। तो सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ दिखने पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर अगला कदम क्या है? हम उनके बर्ताव को देखते हैं, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को। इसे एक तरह का मुकाबला समझिए, ये देखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कितना ताकतवर है। इस मुकाबले का एक नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। और इसके नियम बड़े सीधे हैं। एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से बाहर धकेल देता है, उसे उसकी जगह से हटा देता है। यह हमें मेटल्स को उनकी ताकत के हिसाब से रैंक करने का एक सीधा तरीका देता है। चलिए इसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो लोहा जो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है और कील पर कॉपर की एक भूरी परत चढ़ जाती है। यह साफ साफ इशारा है कि लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। ये मेटल्स के लिए एक लीग टेबल या रैंकिंग लिस्ट की तरह है। पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोना सबसे नीचे, जो मुश्किल से ही किसी से रिएक्ट करता है। ये लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तय करती है कि कौन सा मेटल किसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। अभी तक हमने ये देखा कि मेटल्स क्या करते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मतलब पोटेशियम इतना बेचैन क्यों है और सोना इतना शांत क्यों? इन सारे सवालों का जवाब उनके एटम्स यानी परमाणुओं के अंदर छिपा है, उनके एटॉमिक बॉन्डिंग में। देखिए, हर एटम की बस एक ही चाहत होती है, अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल को पूरी तरह से भरना। वो सब नोबल गैसेस की तरह स्टेबल यानी स्थिर होना चाहते हैं, जिनके बाहरी शेल पहले से ही भरे होते हैं। बस इसी स्थिरता को पाने की चाहत ही सारी केमिकल रिएक्शंस की जड़ है। तो चलिए एक परफेक्ट जोड़ी से मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के पास अपने बाहरी शेल में एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, और क्लोरीन को अपना शेल पूरा करने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो एक मेड फॉर ईच अदर वाली सिचुएशन हो गई। और जैसे ही ये सौदा पूरा होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है।
अब सोडियम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन एक नेगेटिव आयन। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। इसी मजबूत खिंचाव से बनता है एक आयोनिक बॉन्ड। और इसी तरह हमारे खाने वाला साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मेटल्स एटॉमिक लेवल पर कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम असल दुनिया में कैसे करते हैं, मतलब जमीन से निकले अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया में। ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी का एक रोड मैप है। इसे देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर मेटल के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, यही बात तय करती है कि उसे उसके अयस्क से निकालने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसी जबरदस्त पावर की जरूरत होती है। जो बीच वाले हैं, जैसे जिंक, उनके लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, जैसे पारा, उनके लिए तो बस अयस्क को गर्म करना ही काफी होता है। ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये थर्मिट रिएक्शन की है। यहां भी वही डिस्प्लेसमेंट का खेल चल रहा है। एल्यूमिनियम, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को बाहर निकाल देता है। और ये सिर्फ कागज पर होने वाला रिएक्शन नहीं है, ये असल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और काम का है। इस रिएक्शन में इतनी जबरदस्त गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है, और इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल रेलवे की पटरियों को जोड़ने या टूटी हुई मशीनों के पुर्जों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा उदाहरण है जो सीधे सीधे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। हमने धातुओं को निकालना और इस्तेमाल करना तो सीख लिया, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। मेटल्स की इसी रिएक्टिविटी का एक बहुत ही आम और महंगा नतीजा है कोरोजन, जिसे हम अपनी भाषा में जंग लगना कहते हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जंग लगने का सारा राज खोल देता है। जंग सिर्फ उस टेस्ट ट्यूब वाली कील पर लगा है जिसे हवा और पानी दोनों मिले। बाकी दो में से एक में सिर्फ पानी था और दूसरे में सिर्फ सूखी हवा। तो इससे ये बात 100% साबित हो जाती है कि लोहे को जंग लगने के लिए दो गुनेगार चाहिए, हवा यानी ऑक्सीजन और पानी, और वो भी दोनों एक साथ। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर केमिकल रिएक्टिविटी और एटम्स के राज तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे ये सब मिलकर मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी पहचान देते हैं। इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके हमारी आज की दुनिया बनी है। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इन तत्वों को और गहराई से समझेंगे तो भविष्य में कौन से नए और हैरान करने वाले मटेरियल्स डिजाइन कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।